मोहल्ले में परिवार के किसी एक से झगड़ा हो तो भी समझो पंगा तो पूरे परिवार से मोल लिया, लेकिन सास बहू के रिश्ते में देख बहू, साफ साफ बोल रही हूँ, ये पड़ोसन से बात करने की कोई जरूरत ना है। वो कंचन कभी मेरी इतनी अच्छी सहेली हुआ करती थी, लेकिन अब मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, दुश्मन। हाँ माँ जी, सुना है मैंने कि कैसे मोहल्ले में जब कोई नहीं था तो सिर्फ आप दोनों का ही मकान था, लेकिन ऐसा क्या हो गया? लड़ाई किस बात की है? अरे बहुत लंबी कहानी है बेटा। मैंने हर समय कंचन की मदद की, उसे दोस्त माना, उसके सुख दुख में खड़ी हुई, लेकिन वो तो मेरी पीठ पीछे ही लोगों से मेरी बुराई करती। हाँ माँ जी, ये तो गलत ही है। खैर छोड़िए, शाम के लिए सब्जी खत्म हो गई है, मैं बाजार जाकर आती हूँ। बहू सब्जी लेने जा रही होती है कि रास्ते में उसे पैदल कंचन आती दिखाई देती है। अरे साधना बहू, रुको तो। आवाज सुनकर भी कंचन की आवाज को वो कैसे इग्नोर कर देती। हे भगवान, कोई देख ना ले, वरना कहेगा सास की दुश्मन से बहू दोस्ती निभा रही है। अरे कहाँ जा रही है बेटा? जरा मुझे बाजार तक ड्रॉप कर देगी? हाँ जी आंटी जी, बैठिए। रास्ते में कंचन बहू को कहती है, तेरी सास को तो समझ में नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है, किसी की भी बात में आ जाती है। अब देख, मैंने उसके लिए कितना किया, लेकिन कैसे वो आसपास के लोगों से मेरे बारे में बात करती रहती है। किससे बात करती है आंटी? उल्टा लोगों ने तो बताया कि आप माँ जी के लिए कैसी कैसी बातें करती हैं। अच्छा, अरे वो तो लोगों को कहती है कि उसने मुझे यहाँ घर दिलाया, मैं काम पर जाती थी तो मेरे बच्चे पाले, मेरे पति को भी खाना देती थी। अब सच बताऊं तुझे, ऐसी बातें वैसे तो करनी ही नहीं चाहिए। तेरे ससुर की कमाई का तो तुझे पता ही होगा। रोहित भी तब तो छोटा था, तब थोड़े थोड़े जो खर्चे की जरूरत होती थी ना, मैं ही तो देती थी। अरे कितनी हेल्प की है मैंने, लेकिन मैंने तो किसी से नहीं कहा। और तेरी सास? तभी बाजार आ जाता है और कंचन को उतार कर बहू सब्जी लेकर घर आ जाती है। अरे क्या बात है, बहुत देर हो गई। कोई मिल गया था क्या रास्ते में? हाँ नहीं नहीं माँ जी, कोई नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको? अरे तू निकली थी ना, उससे पहले कंचन झोला लेकर निकली थी, तो मुझे लगा कहीं तुझे तो नहीं मिल गई ना। उसकी आदत है, माँ से बात करे ना करे, बच्चों को मक्खन जरूर लगाती है। अपनी ही ननद से बात नहीं करती, लेकिन उसके बच्चों को जाल में फंसा कर रखती है। पता है ना कितना किया था मैंने उसके लिए। बार बार एक ही बात सुनकर बहू को भी अब गुस्सा आ जाता है। अरे छोड़िए ना माँ जी, और सुनाइए। पापा जी तो इतना अच्छा नहीं कमाते थे, फिर आपका घर कैसे चलता था? ऐसे ही बेटा, थोड़ा इनकी कमाई, थोड़ा पैर समेट कर चलने की आदत और थोड़ी दोस्तों की मदद। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही है? नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। वैसे क्या कंचन आंटी भी मदद करती थी? अरे नहीं ना बेटा, उल्टा वो तो परेशान करती थी। मदद के नाम पर 100 रुपये भी इंटरेस्ट लगा कर देती थी। बहुत जरूरी होने पर पैसे लेने भी पड़ते थे। अरे कितना ब्याज खाया है इस औरत ने मुझसे। बहू को आश्चर्य होता है कि कैसे कंचन ने उसे पूरी बात तो बताई, लेकिन अधूरे तरीके से। कुछ दिनों बाद बहू के फोन पर कंचन का मैसेज आता है। कैसी है तेरी सास? वो ठीक है, मैं बात कराऊं क्या फोन करके? अरे बात करे मेरी जूती, वो तो तू एक संस्कारी घर की अच्छी लड़की है, तो मैं तुझसे बात कर लेती हूँ, वरना उससे तो मैं कभी बात ना करूँ। बहू कंचन के मैसेज का कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। माँ जी, मैंने आपके लिए ये सूट लिया है, कैसा है? हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा हल्का है। तेरे मायके से कोई सूट ना आया मेरे लिए? वैसे माँ जी, आप क्या दे रही हैं मुझे? सास भी तो बहू को सूट देती है ना। अब मैं क्या दूं, जो है तुम लोगों का ही तो है। बहू आस पड़ोस में ये बात बता देती है। बहू पड़ोस की सहेली से कहती है, यार मेरी सास ने तो एक सूट नहीं दिया करवा चौथ में, कह रही थी जो है तुम लोगों का ही तो है। लेने के वक्त तो खड़ी हो जाती है और देने के वक्त
किसी तरह ये बात कंचन के कान तक पहुंच जाती है। उसी शाम कंचन उन लोगों के घर आती है। सास खिड़की में से बाहर खड़ी कंचन को देख लेती है। बहू, अरे बहू, देख तो कंचन क्यों आई है। मैंने कहा था ना माफी मांगने आई होगी। मना कर देना, कह देना सास नहीं है घर पर, या कह देना कि मैं जब बुलाऊं तब आ जाए बाद में। अरे जा ना, दरवाजा खोल कर देख तो। बहू दरवाजा खोलती है। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? आइए, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी? तेरी माँ जी से मिले मेरी जूती। ये ले बहू, करवा चौथ है ना, तेरे लिए सूट लाई हूँ। तेरी सास तो एक नंबर की कंजूस है। रख ले बेटा, रख ले। बहू क्या करती? मना करती तो मोहल्लेदारी खराब, ना मना करती तो सास का मुंह सड़ जाता। बहू सूट लेकर अंदर आ जाती है। थोड़ी देर बाद सास सज धज कर कमरे में आती है। बोल कंचन, कैसे आना हुआ? उतर गई सारी हेकड़ी। माँ जी, वो आपसे मिलने नहीं बल्कि मेरे लिए करवा चौथ का सूट लेकर आई थी। देखिए कितना प्यारा सूट है ना। तेरे लिए सूट कंचन लाई थी? क्यों भला? जा वापस कर दे उसे। और मुझसे तो मिली नहीं वो, और मेरी बहू को सूट देने आई। माँ जी कितनी अच्छी है वो, हमेशा फिट रहती हैं। आपकी कितनी मदद की है। और तो और देखिए, आपने सूट नहीं दिया लेकिन उन्होंने दिया। ये होती है कैर। वाह बहू, आज सास ने सूट नहीं दिया तो सूट वाली कंचन भी तुझे अच्छी लग गई। देखिए माँ जी, मोहल्ले में किससे निभाना है रिश्ता, किससे नहीं, वो तो मैं अपने तरीके से देखूंगी ना। अब आप सबसे लड़ती रहेंगी तो मैं थोड़ी ना सबसे रिश्ते खराब करूंगी। मैं सास हूँ तेरी, सोच ले। आपने सोचा कि मैं बहू हूँ, वो तो भला हो कंचन आंटी का। सास को बहू की बात का बहुत बुरा लगता है। वो शांत हो जाती है और बहू से बात करना बंद कर देती है। फिर एक रोज कंचन अपने पति से कहती है, वो सरला है ना, मैंने उसके घर पर झगड़ा लगा दिया है। यहीं बैठे बैठ अब उसकी बहू उससे ज्यादा मुझसे बात करती है। लो लो लो, फोन भी आ गया उसकी बहू का। अच्छा, देखो क्या बोल रही है। कंचन आंटी, मुझे ना चक्कर आ रहा है, मैं आपके घर आ जाती हूँ। आप प्लीज मेरा लंच बना दीजिए ना आज। अरे रुक रुक, मैं तो ना शॉपिंग के लिए निकल रही हूँ। मैं कैसे? पर आंटी, मुझे तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। ये है नहीं, और मम्मी को मैं ले जाना नहीं चाहती हूँ। हेलो हेलो बहू, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो। कंचन फोन काटना भूल जाती है और पति से कहती है, अरे गले पड़ रही थी उसकी बहू, मैंने तो साफ बोल दिया कि मैं घर पर ही नहीं हूँ। सास बहू के झगड़े में मैं क्या करूँ? बेड़ी आई, आंटी मेरे लिए खाना बना दो। बहू कंचन की बात सुनकर रोने लगती है। तभी सामने सास खड़ी होती है। बहू, अपने अपने ही होते हैं। ये बाहरी लोग सिर्फ लड़ाई करवा सकते हैं, ख्याल नहीं रख सकते। तेरे सर पर तेल लगा देती हूँ, आराम मिल जाएगा। और मैंने खिचड़ी भी बना दी है, चल खाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कंचन आंटी का कभी मुंह भी नहीं देखूंगी। बड़ी आई, और उसका सूट भी ना उसके मुंह पर मार कर आऊंगी। ठीक है बहू। सुषमा ने अपने बेटे सुभाष की शादी कामिनी नाम की लड़की से कर दी और कामिनी सुषमा ताई के घर बहू बनकर आ गई। आओ आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। भगवान करे तुम्हारे शुभ कदम मेरे घर को धन दौलत से भर दे। तभी सुषमा के पति आलोक ने कहा, भगवान, घर में खुशी, अपनेपन और सुख शांति नाम की भी कोई चीज होती है, जरा उसका भी आशीर्वाद दे दो बहू को। सुषमा चिढ़ते हुए बोली, अजी छोड़िए, आज के समय में पैसा हो तो ये सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ये बात भला आपको कहाँ समझ आएगी। तभी दरवाजे पे खड़े दीपक, उनके बेटे ने कहा, ओहो माँ, बाबूजी, अब हम दोनों को अंदर भी आने दोगे या मुझे यहीं से कल ऑफिस जाना पड़ेगा? अरे हाँ बहू, अंदर आ अंदर आ। और दूसरे दिन
जब सुषमा का बेटा दीपक ऑफिस जाता है तब सुषमा कामिनी के कमरे में जाती है। अरे बहू, अभी तक बिस्तर पर लेटी है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ला बहू, मैं तेरे सूटकेस का सारा सामान अलमारी में रख देती हूँ। दरअसल सुषमा कामिनी के ससुराल से आए गहनों को देखना चाहती थी। कामिनी की सास सुषमा चाहती थी कि वो जल्द से जल्द अपनी सहेली रेखा की तरह ही बहुत अमीर बन जाए। सुषमा ने सूटकेस खोला और देखा कि कामिनी के सूटकेस में ताश की गड्डी है। सुषमा ने हैरानी से पूछा, बहू, ये क्या है? कामिनी घबरा कर बोली, माँ जी वो मतलब माँ जी ये ना ताश की गड्डी है। मैं ताश की बहुत माहिर खिलाड़ी रही हूँ और मैंने तो इस खेल को खेलकर लाखों रुपए जीते हैं। हाँ। लाखों रुपए की बात सुनकर सुषमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, भला कोई खेल खेलकर लाखों रुपए कैसे जीत सकता है बहू? तू मुझे बेवकूफ मत बना। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, तो ठीक है, दिखा मुझे तेरे जीते हुए वो लाखों रुपए दिखा। वो ना माँ जी, जीते हुए पैसे तो मैं वापस हार गई थी, पर मैं इस खेल को खेलकर फिर से जीत सकती हूँ और जीते हुए पैसों से आपके लिए ढेरों गहने भी बनवाऊंगी। क्या? सच में बहू? हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, लेकिन क्या? लेकिन दीपक को ना मेरा ये खेल खेलना पसंद नहीं है माँ जी। अरे तू चिंता मत कर, उस नालायक को मैं देख लूंगी। खुद तो पैसे कमाता नहीं और बहू को भी कमाने नहीं देता। जब ये दोनों बाप बेटे बाहर चले जाएंगे ना, तब तू इस खेल को खेल लिया कर। अब कामिनी बेफिक्र होकर घर में ससुर और पति के गैर मौजूदगी में अपनी अमीर सहेलियों के साथ जुआ खेलती और उसकी सास सुषमा उनके लिए चाय पकौड़े बनाती। यार कामिनी, तेरा तो अच्छा टाइम चल रहा है, मैं आज फिर हार गई। लेकिन तूने क्या किस्मत पाई है, भगवान करे ऐसी सास सबको मिले। खेल खत्म होने के बाद कामिनी बोली, माँ जी ये देखो, आज की कमाई पूरे 1.5 लाख रुपए जीते हैं मैंने। अरे वाह बहू, वाह 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 वाह, जीती रहे। मेरे नालायक बेटे और पति ने तो कभी इतना पैसा नहीं कमाया। अब कामिनी रोज घर में जुआ खेलती और खूब पैसे जीतती और धीरे धीरे घर में महंगे महंगे फर्नीचर और सामान भी आने लगे। ये देखकर दीपक को शक हुआ। एक दिन सुषमा बोली, बहू, कल मैंने अपनी सहेली रेखा को इस खेल के लिए बुलाया है। तू एक बार उसे हरा दे बस। वो ना अपनी अमीरी का बहुत दिखावा करती है। हाँ। अगले दिन रेखा जुआ खेलने कामिनी के घर आई। सुषमा ने अपनी बहू को जुआ खेलने से पहले दही शक्कर खिलाया और पत्तों का खेल शुरू हो गया। देखते ही देखते कामिनी ने रेखा को बिल्कुल कंगाल कर दिया। रेखा अपने कीमती जेवर, कंगन और ढेरों पैसे हार गई। देखा रेखा, मेरी बहू को कोई नहीं हरा सकता। अरे इतना घमंड करना भी ठीक नहीं सुषमा, ये तो खेल है, कभी हार तो कभी जीत। लेकिन ज्यादा खुश मत हो, कल मैं दोबारा आऊंगी अपनी सहेलियों के साथ और आर पार का खेल होगा, फिर देखती हूँ। रेखा चली जाती है। तभी दरवाजे पर खड़ा दीपक अपनी पत्नी और माँ की इस जुए की बुरी आदत के बारे में सब कुछ जान जाता है। अगले दिन रेखा अपनी दोस्त सिमरन के साथ आती है। तो सुषमा, कहाँ है तुम्हारी बहू? ये देखो,
मैं अपने घर के कागजात तक लाई हूँ। आज तो मैं सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। आज मेरी तरफ से मेरी दोस्त सिमरन खेलेगी। बहू, ये ले मेरे घर के भी सारे कागजात और खेल शुरू कर। लालची सुषमा अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है और जब सिमरन अपने पत्ते खोलती है तो गजब हो जाता है। कामिनी सब कुछ हार चुकी थी और ये देख सुषमा और कामिनी अपना सर पीटने लगते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे इस करमजली ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज के बाद मैं कभी ये मनहूस खेल नहीं खेलूंगी। मैंने कहा था ना सुषमा, इतना घमंड और लालच ठीक नहीं। तभी वहां दीपक आता है और कहता है, माँ चलो अच्छा हुआ तुम्हें समझ में आया कि ये खेल मनहूस है। चिंता मत करो, हम बर्बाद नहीं हुए हैं। रेखा आंटी और मैंने मिलकर ये नाटक किया आप दोनों को सबक सिखाने के लिए। दरअसल ये कागजात नकली है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कामिनी और सुषमा को अपनी भूल का एहसास होता है। एक गांव में एक शरीफ परिवार रहता था। वो ज्यादा अमीर तो नहीं थे पर एक दूसरे पर प्यार भरपूर करते थे। उनकी बेटी की शादी एक लालची लड़की सलोनी से हो जाती है जो हर समय पैसों की लालच में रहती है। सुनो जी, कल किटी पार्टी में मुझे किटी सेट लेने के लिए कुछ पैसे चाहिए। महीने में इतनी पार्टियों में जाती हो, अब हर पार्टी के लिए अलग गहने चाहिए क्या? हाँ तो आप क्या चाहते हैं, वही घिसे पिटे कपड़े पहनती रहूं? वहाँ मेरी सब सहेलियां होंगी, नए कपड़े पहन के आएंगी और मैं वही पुरानी साड़ी और गहने। कितनी बार कहा है अपनी बराबरी वालों से दोस्ती रखा करो। आजकल इस महंगाई में तो या तो प्याज ले लो या गहने। आप तो बस मुझे ही सुनाते रहना, कभी अपनी आमदनी बढ़ाने का सोचना भी मत। फिर एक दिन, माँ जी, मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है, तो वो गहने जो आपको अपने घर से मिले हैं ना, है वो मुझे दे दीजिए। गहने? हाँ गहने। आप तो ऐसे हैरान हो रही हैं जैसे जान मांग ली हो आपकी। हाँ हाँ, अब वही कसर बाकी है, वो भी पूरी कर देना एक दिन। आप ना ज्यादा मत बोलिए। एक तो ऐसा लड़का गले बांधा है जो अपनी पत्नी को ढंग के गहने भी नहीं लाके दे सकता। अरे अब तक तो अपने दहेज के कपड़े और गहने पहन के काम चला रही हूँ और ऊपर से आपके ताने भी सुनो। हमारे जमाने में बहुएं अपनी सास को गहने रखने को देती थी और ये बहू अपनी सास से गहने मांगने लगी। क्या जमाना आ गया है। सलोनी के इस लालची बर्ताव से सब घर वाले परेशान थे कि तभी सलोनी की दोस्त शिल्पा घर में आती है। कहने को तो शिल्पा भी अमीर घराने की बहू थी, मगर बहुत ही सुलझी हुई और समझदार थी। नमस्ते माँ जी, सलोनी घर में है? नहीं बेटा, वो तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में गई है। ओहो अच्छा। क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी उदास लग रही हैं। क्या बताऊं बेटा, सलोनी के नखरे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नखरे? कैसे नखरे माँ जी? बस यही, कभी नए गहने चाहिए, कभी नए कपड़े। अब तू तो घर के हालात जानती है ना, मुश्किल से मुकुल कमा के लाता है और ये सब इधर उधर ऐसे ही उड़ा देती है। घर में तो कोई ध्यान ही नहीं है इसका। अरे तू ही बता, ज्यादा जरूरी क्या है, रोटी या फिर ये सब दिखावट का सामान है? जरूरी तो रोटी ही है माँ जी, मगर ये बात सलोनी को अच्छे से समझानी होगी।
अच्छा, वो कैसे? अब मैं जैसा कहती हूँ आपको वैसा ही करना होगा। फिर देखिएगा सलोनी कैसे लाइन पर आती है। अगले ही दिन शिल्पा अपने घर से बहुत सारे कपड़े, हीरे और जवेरात सलोनी की सास को देती है और उनके घर से सब अनाज, बिस्तर, बर्तन अपने घर ले आती है। जब सलोनी अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ाकर घर वापस आती है तो अपनी अलमारी में इतने सारे गहने और कपड़े देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। माँ जी, ये इतना सारा सोना और इतने सुंदर कपड़े, ये सब कहाँ से आए माँ जी? ये सब तेरे लिए तो है बहू, जा जी ले अपनी जिंदगी। सलोनी एक सुंदर सी साड़ी और खूब सारे गहने पहनकर घर में घूमने लगती है। कुछ देर बाद वो रसोई में पानी पीने के लिए जाती है तो देखती है कि पानी की बोतल्स खाली है। इतना ही नहीं, घर के राशन की जगह बर्तनों में सोना और चांदी भरा हुआ है। अरे माँ जी, हमारे घर का राशन कहाँ गया? कौन सा राशन बहू? हमारे बर्तन, राशन, इतना सारा फर्नीचर, कुछ भी तो नहीं है माँ जी। अरे बहू, कितनी भोली है तू। मैंने सब बेच दिया और तेरे गहने ले लिए। अब जितने चाहिए उतने पहन, बदल बदल के पहन और बता अपनी सहेलियों को कि कितनी अमीर है तू। मगर माँ जी, जिंदा रहने के लिए तो अनाज खाना पड़ेगा ना। इतने में ही शिल्पा उनके घर आ जाती है। तो जब ये बात माँ जी तुझे समझा रही थी तो तेरी अकल क्या घास चने को निकली थी? देख सलोनी, अपनी इच्छाएं किसी और पे थोपना अच्छी बात नहीं है। और अगर तुझे लगता है कि मुकुल के तनख्वाह में तेरा गुजारा नहीं चलता तो खुद काम करना चालू कर दे। इससे पैसे भी आ जाएंगी और तेरी जरूरतों का खर्चा भी निकल जाएगा। सलोनी को अपनी गलती का एहसास होता है। तुम सही कह रही हो शिल्पा। और सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके प्यार को पैसे से नहीं तोलना चाहिए था और आपकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए थी। माफी की तो कोई बात नहीं है बहू। अब सोना ही पका और सोना ही खा। ये बोलकर दोनों आपस में हंसने लगती हैं। शिक्षा, हमें अपनों के प्यार को पैसों में नहीं तोलना चाहिए और जितना भी है उतने में ही खुश रहना चाहिए। पिताजी, जल्दी चलिए वरना मैं आज स्कूल में देरी से पहुंचूंगा। मेरी टीचर बहुत गुस्सा करती है। हाँ हाँ बेटा, अभी चलते हैं, बस 2 मिनट रुको। तभी रमेश की पत्नी कमरे से बाहर आती है और रमेश से कहती हैं, सुनिए जी, आज शाम को आप ऑफिस से जरा जल्दी घर आ जाइएगा। याद है ना, आज आपको मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाना है। अरे भाग्यवान, इस महीने हाथ जरा तंग है। मेरी मानो तो शॉपिंग का विचार कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग से निकाल ही दो। मैं तुम्हें अगले महीने पक्का शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। अभी मुझे चलना चाहिए वरना राजू को स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। देखिए जी, अब आपके ये बहाने पुराने हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं जानती। आज शाम को मुझे शॉपिंग करने जाना है, मतलब जाना है। आगे आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब तुम पूरा घर सर पर मत उठाओ, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर रमेश अपने बेटे राजू को लेकर वहां से चला जाता है। घर से निकलने के लिए रमेश जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल शुरू करता है तभी उसकी माँ उसे आवाज देकर कहती है, अरे रमेश, आज शाम को मुझे कुछ पैसे दे देना। याद है ना, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है। अरे माँ, मेरी तनख्वाह आने में अभी 10 दिन बचे हैं। अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ, मेरी तनख्वाह मिलते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। रमेश की माँ चिढ़कर कहती हैं, अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने तेरे भरोसे मंदिर के पुजारी जी से वादा कर दिया है और तू कह रहा है कि पैसे नहीं है।
अब मैं पुजारी जी को क्या जवाब दूंगी? तुझे तो मेरी इज्जत की भी कुछ परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, अब तुम गुस्सा मत करो, मैं शाम तक कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। फिर दोपहर को जब रमेश अपने दफ्तर में बैठा होता है, तब उसे अपनी पत्नी और माँ की बातें याद आती हैं। रमेश अपने दफ्तर के एक साथी मोहन से कुछ रुपए उधार मांगता है। अरे भाई मोहन, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। मुझे कुछ दिनों के लिए क्या तुम रुपए उधार दे सकते हो? अरे रमेश भाई, मैं तुम्हें पैसे उधार तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वक्त पर पैसे लौटा देना। वैसे भी मेरा मानना है कि दोस्ती यारी में कभी पैसों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि उधार प्रेम की कैंची है। मैं नहीं चाहता कि पैसों को लेकर हमारा रिश्ता खराब हो। अरे मोहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वक्त पर लौटा दूंगा। फिर मोहन रमेश को पैसे दे देता है। शाम को घर आकर रमेश कुछ पैसे अपनी माँ को देता है और साथ ही अपनी पत्नी को भी शॉपिंग कराने बाजार लेकर जाता है। रमेश की पत्नी और उसकी माँ का स्वभाव जरूरत से ज्यादा खर्चीला होने के कारण दोनों हमेशा बेवजह पैसे खर्च करती हैं। फिर एक दिन, सुनिए जी, अगले हफ्ते हमने छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। आपने पैसों का इंतजाम कर लिया ना? अरे अभी कहाँ, अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, हम कभी और चले जाएंगे। देखिए जी, मैंने सभी सहेलियों से कह दिया है कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। अगर मैं नहीं गई तो सब मुझ पर हंसेंगी। आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए जी। इतना कहकर रमेश की पत्नी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश की माँ भी तीर्थ यात्रा जाने की जिद करती है और रमेश से पैसे मांगती है। फिर अगले दिन रमेश एक सेठ से पैसे उधार लेकर अपनी पत्नी और बेटे को घुमाने ले जाता है और अपनी माँ को भी तीर्थ यात्रा पर भेज देता है। लेकिन जैसे ही रमेश अपनी छुट्टियां बिताकर वापस आता है, कर्जदार उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। इतना ज्यादा कर्ज एक साथ अपने ऊपर देख रमेश काफी परेशान रहने लगता है। फिर एक दिन राजू की स्कूल की फीस वक्त पर न भर पाने के कारण रमेश को स्कूल में बुलाया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल साहब रमेश को सख्त हिदायत देते हैं कि अगर वक्त पर स्कूल की फीस नहीं भरी गई तो उनके बेटे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अपने बेटे की स्कूल की फीस भरने के लिए रमेश अपने दोस्त गिरधारी से कुछ पैसे उधार ले लेता है और स्कूल की फीस भर देता है। रमेश की माँ और उसकी पत्नी खर्चे और घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते धीरे धीरे रमेश पूरी तरह कर्ज में डूब जाता है। और तभी एक दिन दफ्तर में काम करते समय रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसे जल्दी से पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रमेश के घर वालों को ये बात पता चल जाती है तो वे सभी अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल के डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं, देखिए, देर रात तक जागने और जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। बेहतर यही होगा कि इन्हें कुछ दिनों के लिए पूरी तरह आराम करने दिया जाए। रमेश की हालत देखकर उसके बेटे राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दादी और माँ से कहता है, माँ, दादी, मैं इतना छोटा हूँ, फिर भी मैं इतना समझता हूँ कि पिताजी दिन रात दफ्तर में काम करके पैसे कमाते हैं। पिताजी अकेला पूरा घर संभालते हैं और आप दोनों अपने फिजूल के खर्चों के लिए उन पर दबाव डालते रहते हैं। आज पिताजी की हालत के जिम्मेदार तो आप दोनों हैं। राजू की समझदारी भरी बातें सुनकर रमेश की माँ और पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश की तबीयत एकदम अच्छी हो जाती है और वो पहले की तरह अपने काम पर जाने लगता है। रमेश की माँ और पत्नी अब उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देते और ना ही उससे किसी चीज की मांग करते हैं। फिर देखते ही देखते रमेश अपने कर्ज के सारे पैसे चुका देता है। उसकी जिंदगी पहले की तरह अच्छी हो जाती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शिक्षा, हमारे रिश्ते एक तराजू की तरह होते हैं जिसकी दोनों ओर जिम्मेदारी और समझदारी का वजन बराबर होना चाहिए। नेहा अपने मायके से कुछ दिन बिताकर ससुराल आती है।
आ गई महारानी, आराम फरमा के। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। क्यों? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी को 5 साल हो गए। आखिर मेरे माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन होता है। कहते हैं लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? जो बड़ों से सुना है वही तो बता रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 5,000 रुपए मंगवा ले, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। नेहा अपनी माँ से अपनी सास के बैंक अकाउंट में 5,000 डलवा देती है। अरे सुन, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 1,000 रुपया मंगवा ले। अब क्या त्योहार पर तेरे घर से मिठाई भी नहीं आएगी? अरे सुन, कल मेरा जन्मदिन है, अपने घर से 1,000 मंगवा ले। इस बार तो मैं तेरे मायके के झुमके ही पहनूंगी। अरे सुनती है? अरे सुन, कल होली है, अपने भाई से कह के हम सब लोगों के कपड़े खरीदने के लिए पैसे भिजवा दे। कुछ दिनों बाद, अरे सुन, कल करवा चौथ है। करवा चौथ पर तो सास बहू दोनों की साड़ी बहू के मायके से ही आती है, ध्यान है ना? अपनी माँ से कह दे के 2,000 रुपए भिजवा दे। माँ जी, ऐसे रोज रोज? अरे हाँ भाई, अब रीति रिवाज है तो मैं क्या करूं, तभी तो 2,000 ही मांग रही हूँ। कोई सस्ती सी साड़ी ले आऊंगी। भाई तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे। नेहा रोती हुई वहां से चली जाती है। रमा आए दिन ऐसे कोई ना कोई बहाना बनाकर नेहा के माँ बाप से पैसे मंगवाती रहती है। देखो राहुल, आज फिर माँ जी ने मेरे घर से पैसे मंगवाए। कुछ जरूरी रिवाज होगा तभी माँ ने मंगवाए होंगे। राहुल, आप भी? अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी भी दे और जिंदगी भर कोई कर्जा भी चुकाते रहे। देखो नेहा, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत लाओ। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं अपने घर वालों पर कब तक इन लोगों की मांगों का बोझ डालती रहूंगी। अगली सुबह, माँ जी, मेरे भैया को बेटा हुआ था ना, जय? हाँ हाँ, तब से ही देख रही हूँ, तेरी माँ को बड़ा घमंड आ गया है। ओफो, वो सब छोड़िए माँ जी, 2 दिन बाद जय का पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? हे भगवान, नहीं माँ जी, मेरे मायके में प्रथा है, बच्चे के पहले जन्मदिन पर बुआ सोने का झूला लाती है। सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे एक सोने का झूला खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, पर वो झूला बुआ की सास की तरफ से होता है। भाई तेरा, भतीजा तेरा, झूला मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने झूला नहीं दिलवाया तो कुछ ही दिनों में आप भगवान को प्यारी हो जाएंगी। ये कहकर नेहा जोर जोर से रोने का नाटक करती है। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी। क्या पागल हो गई है? मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है? नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, आप एक सोने का झूला दे ही दीजिए, जान बची तो लाखों पाए। यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। सोच लीजिए माँ जी, आपका मन न हो तो रहने दीजिए, मैं दिल पर पत्थर रख के सोच लूंगी,
मेरी कोई सास थी ही नहीं। रमा देवी तुरंत बैंक से पैसे निकालकर नेहा को दे देती हैं। जा अपने मायके जाके मेरी तरफ से सोने का झूला दिया। अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए और मुझे मारने पर तुली है। आप भी ना माँ जी, क्या क्या कहती रहती हैं। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। अरे नेहा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? और ये माँ क्यों रो रही है? आज उनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया है। मतलब? तेरे की, जाने दो भाई, तुम जानो, तुम्हारी सास जाने। सब रीति रिवाजों का चक्कर है। अरे छोड़िए जी, ये तो मेरे और माँ जी के बीच की बात है। ये लो माँ, मेरी तरफ से जय के लिए कुछ पैसे, आप जो ठीक समझे ले लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ, आप तो हमेशा ही देती हैं, मुझे तो पहली बार मौका मिला है। नहीं नहीं बेटा, लड़कियों से। बस माँ, आज तक तो तुमने मुझ में और भैया में फर्क नहीं किया, फिर आज क्यों? रख लो माँ, ये तुम्हारे ही दिए हुए पैसे हैं। तभी नेहा का फोन बजता है। नेहा बेटी, इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना। अब तेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब ये सब चक्कर छोड़ देते हैं। अरे पर माँ जी, अपशगुन। अरे गोली मार ये शगुन अपशगुन को, इनके चक्कर में यहाँ दीवाला निकला जा रहा है। ठीक है माँ जी। शिक्षा, हमें दूसरों से उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना हम खुद दूसरों के लिए कर सकते हैं। लालची सास। राजू और रमेश बचपन के दोस्त थे और आज बहुत सालों बाद वो मिले। अबे रमेश, तुझे बेटी हुई है और तू अब जाके बता रहा है? तू तो जानता है राजू, बेटी हुई है, उसकी शादी, दहेज का खर्चा, इन सब बातों की मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या बात कर रहा है दोस्त, आज के जमाने में ऐसी बातें? राजू भाई, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे तो बेटा है ना, बेटी होती तब शायद समझते। अच्छा ऐसी बात है, तो ले, मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करवाऊंगा, वचन देता हूं मैं। ठीक है राजू भाई। राजू ने रमेश को वचन दिया और अब 20 साल बाद राहुल और रश्मि दोनों बड़े हो चुके थे। राजू और रमेश ने उन दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद रश्मि अपने ससुराल आ गई। ये तुम्हारा ही घर है। हाँ हाँ, और तू हमारी बहू नहीं, बेटी है आज से। जी माँ जी। कुछ समय बाद रश्मि के पति राहुल को विदेश जाना पड़ता है काम के लिए। जब राहुल विदेश के लिए रवाना हो जाता है, तब सुधा का व्यवहार रश्मि के लिए कुछ बदल सा जाता है। सुबह रसोई में रश्मि काम कर रही थी, तब माँ जी, आज खाने के साथ हलवा बना लूं क्या? क्यों भाई, देसी घी क्या तू अपने साथ दहेज में लाई थी? पर माँ जी, मैंने सोचा कि आज पूजा में भोग लगा देते हैं, तो इसीलिए कह रही थी। इतना ही पूजा के भोग के बारे में सोचती है तो क्यों ना अपने बाप से देसी घी के कनस्तर मंगा ले, हैं? रश्मि वहां से चली जाती है और अपने कमरे में आकर एसी चलाकर बैठ जाती है। तभी सुधा वहां आ जाती है। अरे ओ राजकुमारी, बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? जी माँ जी, गर्मी बहुत है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल जल्दी से उठ, और बाथरूम में कितने कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, उन्हें धो दे। यहाँ काम चोरों की तरह पड़ी मत रह। इसी तरह रश्मि की सास रोज उसे ताने मारती और रश्मि मन ही मन उदास हो जाती। एक शाम रश्मि कपड़े धो रही थी और कुछ समय बाद सुधा वहां आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ? अरे करम जली,
इतना साबुन क्यों इस्तेमाल कर रही है? यहाँ कोई मुफ्त में नहीं आया है। जी मैंने तो केवल 1 चम्मच पाउडर ही डाला है। मुझसे जबान लड़ाती है। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। जैसे ही सुधा रश्मि की तरफ बढ़ती है, सुधा का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, इस कामचोर ने तो मुझे गिरा दिया। जब से आई है मनुष्यती फैला रखी है। हाय, मर गई। मार डाला इस करमचली ने तो मुझे। हाय हाय। अरे माँ जी, आप गिर गई। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं हूं ना। तभी रश्मि डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इससे आराम आ जाएगा और पूरा हफ्ता इनको कंप्लीट रेस्ट करना है। जी डॉक्टर साहब। इतना कह के डॉक्टर चले जाते हैं और रश्मि दिन रात एक कर अपनी सास की सेवा करती है। उसी रात सुधा को होश आता है तो वो देखती है कि राजू सामने खड़ा है। अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी लाडली बहू से पूछो। सुधा, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? तुम्हें पता है, जब रश्मि तुम्हें कमरे में लेकर आई थी, तुम बेहोश हो गई थी और रश्मि ने फिर डॉक्टर को बुलाया और पूरा दिन तुम्हारी सेवा की, बिना कुछ खाए पिए, और यहाँ से एक पल के लिए भी हिली नहीं है वो। तभी रश्मि भी कमरे में आती है। लीजिए माँ जी, आपकी दवाई, इसे खा लीजिए, इससे आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। रश्मि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हमेशा ताने मारती रहती हूँ। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, आप तो मेरी माँ की तरह हैं। और इसी तरह सभी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए।